तो आज अपने सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर का अपन पाठ आगे बढ़ाएंगे। और इसमें अब तक मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विविध चरणों, उनकी विविध घटनाओं, भारत की आज़ादी तक 1947 तक, फिर उस जो माउंटबेटन प्लान था जिसके अंदर भारत को आज़ादी मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1949, 1947, ये सब मैंने आपको बताया। और उसके साथ ही जिस आधार पर भारतीय स्वाधीनता की शुरुआत हुई, कैबिनेट मिशन योजना, उसके बारे में संक्षेप में भी बताया कि कैसे भावी भारत के संविधान की रूपरेखा तय करने के लिए कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव किया। और अंततः कैसे माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, का पाकिस्तान का निर्माण हुआ, भारत का विभाजन हुआ। इसके साथ ही उसके बाद मैंने एक भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के क्रम में जो दो अपने को एक्ट पढ़ने हैं, उसमें पहला जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टफोर्ट सुधार अधिनियम, उसके बारे में विस्तार से बताया। उसके अंदर जो प्रावधान थे, खासकर द्वैध शासन का। तो मुझे उम्मीद है कि आपने द्वैध शासन को तो अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि जो द्वैध शासन है उसके ऊपर ऊपर छोटे प्रश्न भी बनते हैं, बड़े प्रश्न भी बनते हैं। किसी न किसी रूप में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही ये आगे की भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा एक्ट है वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। एक अनुमान के अनुसार विशेषज्ञ मानते हैं कि जो भारत का वर्तमान संविधान है, जिसका निर्माण 1946 से 1949 के बीच में हुआ, उस संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इस भारत सरकार अधिनियम से लिया गया, हूबहू लिया गया है। और कुल मिलाकर जो भावी भारत की पूरी शासन व्यवस्था थी, वो कहते हैं कि इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए समझने के लिए। और पहली बार इसी 1935 के एक्ट के तहत जो 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, क्योंकि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत दिया गया था। प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित करने का एक कथित प्रयास किया गया था, हालांकि संपूर्ण रूप में नहीं था, आधा अधूरा ही था, आलोचना भी हुई, लेकिन फिर भी पहली बार इस एक्ट के तहत होने वाले प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया और कांग्रेस ने प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। तो ये काफी अहम हो जाता है समझना कि आखिर संवैधानिक विकास का ये चरण है, जो है संवैधानिक विकास का ये जो कदम था, वो कितना महत्वपूर्ण था, इसकी क्या भूमिका थी भावी भारत के संविधान निर्माण में और शासन व्यवस्था के संचालन में। 1935 का अधिनियम इस मायने में भी इम्पोर्टेंट था कि इससे पहले जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार लगभग ये मान चुकी थी कि भारतीयों को बड़े पैमाने पर रियायत देनी पड़ेगी, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या मैकडोनल्ड पंचाट यानी सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ जो गांधी जी का बड़ा आंदोलन था। और उसके बाद जो ये गांधी अंबेडकर पूना समझौता था, उस सब के बाद ये लगने लग गया था कि बड़े पैमाने पर एक कानून का निर्माण करके भारतीयों को शामिल किया जा सकता है। तो ये जो है ये हुआ 1935 का शासन, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उसमें जो ब्रिटिश संसद में एक 1933 में व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी किया गया था भारत के संबंध में, उसको उसके सुझावों को ही मानते हुए, प्लस जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, उसके आधार पर ही क्या किया जाना चाहिए, इस आधार पर इन सभी सुझावों को शामिल करते हुए 1935 का भारत सरकार अधिनियम बना था। 1935 का जो ये अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये काफी विस्तृत था, काफी व्यापक था। तो इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसमें इतना व्यापक था कि इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। आप ये समझ सकते हैं कि कितना व्यापक था। अभी भी भारत के संविधान में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद ही, लेकिन इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे।
तो इसके प्रमुख रूप से प्रावधान क्या क्या थे उसको हम बिंदुवार देखते हैं। सबसे पहला एक प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी संघीय शासन की स्थापना, संघवाद का प्रारंभ। ये एक बहुत ही एम्बिशियस महत्वाकांक्षी योजना थी। इस एक्ट के तहत एक भारत में एक संघ का निर्माण करना, और इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे वो, और देशी रियासतों को मिलाकर बनाया जाना था, जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते थे। संघ की स्थापना की पूर्व शर्त ये थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करें। और लेकिन देशी रियासतें संघ में कभी सम्मिलित नहीं हुई, और जो ये संघ था, प्रस्तावित संघ था, ये कभी भी मूर्त रूप में अस्तित्व में आ ही नहीं पाया, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी ये योजना थी। दूसरा प्रमुख इसी से संबंधित ये था शक्ति विभाजन। जैसे कि बताया गया था कि अधिनियम में भारत में संघीय शासन की स्थापना की जानी है, अतः इस दृष्टि से केंद्रीय और प्रांतीय शासन के अधिकारों को, शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। और सबसे पहली बार जो बाद में देखते हैं हम 7वीं अनुसूची में, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची व्यवस्था, अधिकार और शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, प्रांत सूची और संवर्ती सूची। तो वो संघ सूची, प्रांत सूची, संवर्ती सूची यानी सूची पद्धति के अनुसार शक्तियों का विभाजन 1935 के इस एक्ट के तहत किया गया था। संघीय सूची में ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय स्तर के सभी महत्वपूर्ण 59 विषय रखे गए थे, और प्रांतीय सूची में स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, और संवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिसमें दोनों का ही अधिकार था। तो कुल मिलाकर जो सूची पद्धति है, संघीय सूची पर पूर्णतः संघ सरकार बनाने का अधिकार था, प्रांतीय सूची पर प्रांतों को, और संवर्ती पर दोनों को। यद्यपि प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची के संबंध में अंततः गवर्नर जनरल को एक बहुत ही निर्णायक अधिकार शक्ति प्रदान कर दी गई थी। फिर एक और प्रावधान है तीसरा, वो है संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संघीय न्यायालय जो बाद में कालांतर में देखते हैं हम सर्वोच्च, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में विकसित हुआ। इसके तहत एक ऐसे संघीय न्यायालय, केंद्रीय संघीय न्यायालय की स्थापना हुई जिसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण ब्रिटिश भारत में था, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, और इनको मौलिक अधिकार तथा अपील संबंधी, मौलिक और अपील संबंधी, ओरिजिनल मौलिक और मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए। और यह भी इनका प्रमुख दायित्व था कि ये जो 1935 का एक्ट या संवैधानिक व्यवस्था थी उसकी व्याख्या भी करें। तो कुल मिलाकर ये एक संघीय व्यवस्था थी। यद्यपि इस संबंध में अंतिम शक्ति जो है ब्रिटेन में इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल को ही प्रदान कर दिया गया। ये फिर एक प्रमुख प्रावधान जो था वो था प्रांतीय स्वायत्तता का। ये इस अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान था, जिसको हम आगे भी देखेंगे। प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत कुल मिलाकर ये सिद्धांत था कि जैसे 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, लेकिन वो कुल मिलाकर असफल प्रयोग था, बहुत सफल नहीं हुआ। तो अब प्रांतों में एक स्वायत्त शासन की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया गया। यद्यपि प्रांतों के गवर्नरों को बड़े निर्णायक, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए, कई बार निर्णायक अधिकार दिए गए, लेकिन प्रांतों में स्थायी स्वायत्त शासन की स्थापना जो है उसका प्रावधान किया गया। हम बाद में देखते हैं कि इसके बाद में कांग्रेस ने इसमें भाग भी लिया, चुनाव भी हुए, प्रांतों में सरकारें भी बनी, भारतीयों के हाथों में सत्ता भी आई, लेकिन वो बहुत अल्पकालिक था। तो प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत इसका एक प्रमुख प्रावधान था। चौथा एक और प्रावधान जो इसमें था वो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो द्वैध शासन 1919 के एक्ट के तहत प्रांतों में लगाया गया और जिसको असफल मान लिया गया, साइमन आयोग ने भी असफल घोषित कर दिया, उसी को केंद्र में लागू कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और इसके तहत जो है वो गवर्नर जनरल के हाथों में
जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे वो रखे गए, और जो भारतीय सदस्यों वाला एक संघीय मंत्रिमंडल होना था, उसमें उसको बहुत ही कम महत्व के विषय दिए गए। तो ये जो है द्वैध शासन की प्रणाली, इसका प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया। और फिर एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि गवर्नर और गवर्नर जनरल, यानी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों का अधिकार ओवर पावरिंग अधिकार था। इनमें इनको बहुत ज्यादा व्यापक अधिकार दिए गए। ये किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकते थे, किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते थे, पलट सकते थे। तो इसको संरक्षण के नाम पर ये गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्ति बहुत असीमित रखी। एक और प्रावधान इसका ये था जिसके अंदर भारत में विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जिसमें एक संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद थी। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 रखी गई और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई। 11 में से 6 विधानमंडलों को द्विसदनीय बाइकैमरल रखा गया और शेष में यूनिकैमरल रखा गया। मताधिकार का विस्तार तो किया गया, लेकिन कुल मिलाकर मात्र 10% या उससे कुछ अधिक ही जनता को भारत में अब भी मताधिकार प्राप्त था। इस संघीय व्यवस्थापिका के संगठन के गठन के संबंध में एक विशेष बात यह थी, बड़ी यूनिक सी, कि अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष चुनाव और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था को अपनाया गया। ये बहुत यूनिक और बहुत थोड़ा सा बेतरतीब भी था। फिर एक प्रावधान और है, वो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के तहत जितने भी स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता या भारत में शासन की स्थापना की गई, लेकिन अंततः ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्वीकार की गई। सुजरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वो जो है वो स्थापित किया गया। अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद का कानून ही मान्य होगा, अंतिम रूप से, ये इसमें कहा गया। एक और बहुत प्रमुख प्रावधान ये था कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया। लंबे समय से भारत के विषय के बारे में इंग्लैंड सरकार का जो भारत परिषद था, वो निर्णय लेता था, वो रिपोर्ट करता था ब्रिटिश संसद को। तो भारत परिषद का जो है इसमें अंत कर दिया गया, और भारत मंत्री के लिए, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है, उसके लिए, जिसको भारत मंत्री भी कहते थे, उनके परामर्श के लिए कुछ परामर्शदाता सदस्य नियुक्त किए गए, लेकिन भारत परिषद का अंत कर दिया गया। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन पद्धति का भी विस्तार किया गया, करने की कोशिश की गई। हालांकि जो हरिजन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को अलग से निर्वाचन पद्धति देने का प्रयास मैकडोनल्ड पंचायत के द्वारा किया गया था, वो गांधी के विरोध के कारण प्रायः असफल ही रहा। और इसी एक्ट के तहत बर्मा को, तत्कालीन बर्मा जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसको अलग कर दिया गया भारत के नियंत्रण से। और बरार और निजाम की हैदराबाद की जो है वो सत्ता को भी भारत से पृथक कर दिया गया। तो ये कुल मिलाकर इसके प्रमुख प्रावधान 1935 के एक्ट के थे। अब इसका अपन देखेंगे कि इसके कमियां या दोष और इसके क्या क्या थे, प्रावधान क्या क्या थे संघीय व्यवस्थापिका, संघीय न्यायपालिका के, और साथ में जो प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता का सिद्धांत लागू किया गया वो किस प्रकार से लागू हुआ, उसकी भी पूरी स्थिति देखेंगे अपन अगले व्याख्यान।